जा रहे हैं बेसिकली करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स में सीधा न्यूज़पेपर से न्यूज़ हम उठाएंगे जो भी होगी। एंड 9, 10, 11 3 दिन का हम न्यूज़ देखेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एक बार हम उसको देखेंगे। सो अगेन देयर इज दिस, आप सभी लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में सुना होगा। ईडी ने रेड किया है वेस्ट बंगाल में। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, आपने सुना होगा आईपैक के बारे में, है ना। आप सभी लोगों ने प्रशांत किशोर के बारे में सुना है। इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, आईपैक को फिर छोड़ दिया, ठीक है। अब ये आईपैक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती है टीएमसी को। एंड टीएमसी राइट नाउ इन पावर। सो अभी हुआ क्या है, ईडी जो एक सेंट्रल एजेंसी है उसने इसको रेड किया है। डेफिनेटली कुछ तो उन्होंने बोला होगा, वैलिड रीजन क्यों किया है, वो कितना वैलिड है कोर्ट विल बताएगा। बट जो मेन इशू है जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, देयर इज अ टसल बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर्सेस वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, वेयर व्हाट आई से नॉन बीजेपी गवर्न स्टेट गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है। इसमें तमिलनाडु है, केरला है, सम टाइम पंजाब भी एलिगेशन लगाता है, एंड वेस्ट बंगाल है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, बहुत सारे इसके लीगल प्रोविजन भी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है, जिसमें एक सेंटर लिस्ट है, क्या काम सेंटर करेगी, और ऐसे ही एक स्टेट लिस्ट है, क्या काम स्टेट करेगी। एक और लिस्ट है जिसमें दोनों वर्क कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें सेंटर गवर्नमेंट भी काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब इफ देयर इज दिस थिंग, इफ देयर इज अ व्हाट आई से, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनली समथिंग रॉन्ग है, तो यू कैन गो टू कोर्ट, आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि लेट्स से ईडी हैज द पावर कि वो ऐसा करे, तो फिर आपके पास अगर लीगल कुछ नहीं बचता है तो फिर यही रोड शो वगैरह करते हो। तो यहाँ पे क्या किया है, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने होम मिनिस्ट्री पे एलिगेशन लगाए हैं। अब देखो इसमें है ना, वी शुड नॉट टेक साइड्स एज अ स्टूडेंट राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या सही है क्या नहीं है, इसमें सबका अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। यू विल से कि वन पार्टी विल से कि ठीक है चलो इसमें पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, ठीक है। बट इसमें दोनों साइड की ओपिनियन सुनोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन सुनोगे, दे आर लीगली ऑल्सो गुड। स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन सुनोगे, ऐसा लगता है ये भी करेक्ट है। सच्चाई क्या है वी डू नॉट नो, हिस्ट्री विल टेल अस दी लाइक सच्चाई। इट ऑल्सो डिपेंड तुम किस आइडियोलॉजी से हो। दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनते हो, ऐसा लगता है दोनों ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं। और थोड़ा पावर का मिसयूज तो होता ही है, नो डाउट अबाउट इट। ईडी आपको याद रखना है, ईडी इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद व्हाट आई से मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है मनी लॉन्ड्रिंग से डील करती है वो ईडी है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? No, sir. मनी लॉन्ड्रिंग आप सबको पता है, ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक मनी? Which is not known to एंड government. ओके, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द सोर्स ऑफ ब्लैक मनी? जो आपने सोर्स है बिजनेस किया है ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए, वो लीगल होता है इलीगल होता है? illegal. सोर्स, So, सोर्स Generally, ऑफ ब्लैक मनी कैन ऑल्सो बी लीगल, बट जैसा एक बच्चे ने बोला, जनरली इन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इलीगल। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट, फेयर बिजनेस है, आपने उससे अर्न किया 5 CR एनुअली, लेकिन आपने जो अपनी इनकम डिक्लेयर करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आपने बताया कि मैंने अर्न किया है सिर्फ 1 CR, और 1 CR पे आपने टैक्स पे कर दिया।
तो ये जो 1 CR की है ये आपकी लेजिटिमेट इनकम होगी। अब आपने तो ज्यादा कमाए हैं 4 CR, तो 4 CR ये जो आपने लीगली कमाया है, सॉरी लीगली कमाया है, बट आपने इस पे टैक्स पे नहीं किया, तो ये भी एक ब्लैक मनी है। लेकिन इसका सोर्स इलीगल नहीं है। यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग विच इज अगेंस्ट अ कंट्री, बस आपने टैक्स चोरी की है। ऑल्दो टैक्स चोरी इटसेल्फ इज अ ऑफेंस, ठीक है। अब आप इस 4 करोड़ को हाइड करने के लिए डेफिनेटली आप इसको कैश में यूज करोगे, आप कहीं ना कहीं इसको किसी और तरीके से छुपाओगे सो दैट टैक्स अथॉरिटी पकड़ ना पाए, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे आपने टैक्स बचाया है, ठीक है। और टैक्स भी देखना आपने कौन सा बचाया है। आपने डायरेक्ट टैक्स बचाया है, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन जब आप इस 4 CR को खर्च करोगे, लेट्स से यू हैव परचेज्ड आईफोन, तो आपने जीएसटी तो पे कर ही दिया, ठीक है। तो नॉर्मली देखो, हालांकि सभी लोगों को टैक्स चोरी करना इटसेल्फ इज ऑफेंस, टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए, बट मेनली हमें प्रॉब्लम है वो इस वाली से इतना नहीं है, इलीगल वाली से ज्यादा है। तो सम पीपल डू इलीगल बिजनेसेस, लाइक इंडिया में करप्शन होता है ना, ब्राइब लेते हैं लोग, इलीगल ट्रेड करते हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग करते हैं, इलीगल बैटिंग करते हैं, और अदर काइंड ऑफ ट्रेड करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, करप्शन, ट्रेड, और क्या हो गया, बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और भी बहुत सारे वेज हैं। तो दे डू इलीगल बिजनेसेस। अब ये जो इलीगल बिजनेसेस से आपने इनकम अर्न की है, अब आप क्या करोगे, इस इलीगल अर्न की हुई इनकम को आप इसको लीगल तरीके से दिखाने की कोशिश करोगे। आप शो करोगे कि ये लीगली अर्न मनी हो, लेजिटिमेट मनी हो। तो व्हाट यू आर गोना टू डू, यू विल ओपन फेक बिजनेसेस आप ओपन करोगे, फेक कंपनीज आप खोलोगे। तो ये जो इलीगल तरीके से आपने पैसा कमाया और इसको आप लीगल तरीके का दिखाना चाहते हो, इस एक्ट को ही हम बोलते हैं, सॉरी नॉट ब्लैक मनी, इस एक्ट को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी को आपने लॉन्डर कर दिया, ठीक है, फेक बिजनेसेस खोल के, फेक कंपनीज खोल के। और ऐसी कंपनीज को जो सिर्फ पेपर पे होती है, एक्चुअल कुछ बिजनेस नहीं होता है, जस्ट पैसे को इधर से उधर करती है, उनको हम शेल कंपनीज बोलते हैं, शेल कंपनीज, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में आप फेक कंपनीज को यूज करते हो, आप पॉलिटिकल पार्टीज को यूज करते हो। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ती बट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो वो क्या करती हैं, ऑनलाइन चंदा ले लेती हैं। आई विल टेल यू, देयर वाज अ केस, कैसे भी मान लो न्यूज में था, तो एक व्यक्ति ने 16 लाख के वो स्लैब में आ रहा है मान लो, तो अगर उसने इस पैसे को कुछ नहीं किया तो टैक्स लगेगा। अब उसने क्या काम करा, 4 लाख रुपए एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिए, 4 लाख। तो अब वो बोलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मैंने 16 कमाए, पर 4 तो मैंने डोनेट कर दिए ना, तो उस 4 पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज 20% लगता, तो 80,000 टैक्स लगता, लेकिन अब नहीं लगेगा। अच्छा, तुम बोलोगे सर उसके पास पैसा भी तो नहीं रहा, उसने तो डोनेट कर दिया, बट देयर इज दिस सेटिंग, इस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को आप जानते हो, वो आपको 4 लाख में से थोड़े, लेट से 10,000 रुपए रख लेगा, बाकी वो आपको 390 दे देगा कैश में। तो तुमने 80 में से 10 देके 70,000 बचा लिए। तो समटाइम पीपल डू मनी लॉन्ड्रिंग वाया पॉलिटिकल पार्टीज, वाया एनजीओज, तो लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ मैं 2-3 आपको शब्द चाहता हूं कि आपको पता होने चाहिए। यू शुड नो ब्लैक मनी, यू शुड नो मनी लॉन्ड्रिंग, एंड यू शुड नो हवाला। हवाला, जब आप कैश को एक देश से किसी दूसरे देश में पहुंचाते हो, यूएसए, इंडिया से आपने पहुंचा दिया, तो ये जो आपने कैश पहुंचाया है, ये जिस नेटवर्क के द्वारा पहुंचाओगे उसको हम इनफॉर्मली नाम देते हैं हवाला। अगर आपने कैश पहुंचाया, अगर आपने किसी गुड्स को इलीगली एक देश से दूसरे देश पहुंचा दिया,
अगेन यूएसए या जापान, अगर आपने गुड्स को पहुंचाया तो उसको बोलते हैं स्मगलिंग, लाइक पुष्पा मूवी। एक देश से दूसरे देश में लीगली पैसे को पहुंचाना हवाला, इलीगली गुड्स को पहुंचाना स्मगलिंग। तो यू शुड नो स्मगलिंग, यू शुड नो हवाला, यू शुड नो मनी लॉन्ड्रिंग, यू शुड नो ब्लैक मनी। तो नॉर्मली ये विशेष साइकिल है, जो तुम्हारा ब्लैक मनी जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं उसका मनी लॉन्ड्रिंग होगा, और मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ना कहीं स्मगलिंग से भी लिंक है, हवाला से भी लिंक है, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ, इन सबका एक नेक्सस है, ठीक है। और हमारे देश में इस मनी लॉन्ड्रिंग से डील करता है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। एंड देयर इज अ लॉ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओके, आई होप ये मैंने करंट बेस स्टैटिक बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आए। अब एक बार अगर आप देखना चाहते हैं कि ईडी ने क्या किया, क्या इस पे लगाया है, एक बार देखना। बच्चों सुन रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो ये है ना, देखो आपको है ना पूरा एक स्टोरी समझा रहा हूँ सो दैट फैक्ट भी आप कंज्यूम करो ना, तो पूरा एक अंडरस्टैंडिंग हो। तो आईपैक क्या बोल रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है टू स्टील पार्टी डेटा। नाउ व्हाट आईपैक इज सेइंग कि वी आर वी प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू टीएमसी, और अब इलेक्शन आ रहे हैं बंगाल में, तो हमने कुछ प्लान बनाया होगा, तो बाय ईडी रेड मार के हमारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट ले जाएगा, और जो हमारा प्लान है हाउ वी आर गोइंग टू काउंटर बीजेपी इन वेस्ट बंगाल वो उन्हें पता चल जाएगा, टू स्टील पार्टी डेटा। ठीक है, चलो हो सकता है भी सही हो, वी डू नॉट नो। दे भारतीय जनता पार्टी आर ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, हाउ दे कैन डू दिस, ठीक है। अब बीजेपी क्या बोल रही है? मिस्टर बनर्जी रीचेस, ओके, ममता बनर्जी के बारे में, ठीक है ठीक है, इन अ स्टेटमेंट the ED said that the chief minister had forcibly removed physical Mr. Banerjee. Okay, the ED statement said, ED ने क्या बोला है? Mr. Banerjee took away key evidence including physical document and electoral device. The CM convoy then proceed to IPAC office premise where Mr. Banerjee arrests and the state police personnel forcibly removed document and, ठीक है, funny है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ईडी भी आ गई एक ऑफिस में, और बंगाल की सीएम और उनकी पुलिस आ गई, तो इट इज पुलिस वर्सेस ईडी आल्सो। चल रहा है, ये लंबी कहानी है, ठीक है। ईडी का सुनोगे, देखो यहाँ पे आ गया ना, हाँ, द एजेंसी क्लेम दैट द चीफ मिनिस्टर एक्शन have resulted in obstruction in ongoing investigation and proceedings under prevention of money laundering act। तो इन्होंने बोला है कि भाई ये आईपैक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये है, ठीक है। देखते हैं अब क्या सही है क्या नहीं है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं, दैट्स आल्सो ट्रू। सो अ गुड न्यूज फॉर इंडिया, यूएन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज गोना टू बी 7.4%। इट्स अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। तो पहले देखते हैं, आई गेस ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, आप सबको समझ में आती होगी। इन अ लेमन लैंग्वेज हम बोलते हैं एक देश, एक कंट्री, अ नेशन। और दो इन सब टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है, कंट्री, नेशन, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। स्टेट है ना, नेशन को स्टेट भी बोलते हैं। तो आप मान के चलो, मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, कंट्री बोल लो, एक स्टेट बोल लो, नेशन बोल लो, वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक ईयर में उस देश के सारे लोग मिलके जितनी मनी वर्थ की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। टाइम इसमें होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आप सबको पता होगा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में उस देश के सारे लोग मिलके जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसे जीडीपी बोलते हैं। तो अभी हमारे देश की जीडीपी, आई एम गिविंग यू अ रफ एस्टिमेशन, $4.3 ट्रिलियन। ठीक है, अगेन यूएसडी में मैं आपको बता रहा हूँ, डॉलर में ही बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप देखें दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी है
पहले तो जीडीपी को आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, एक होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, एक होता है नेशनल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप नेशनल इनकम से देखोगे तो सबसे बड़ी जीडीपी है यूएस। लगभग मान लो कहीं भी 26 लिखा हुआ है, कहीं पे 30 लिखा हुआ है, कहीं पे 24 है, 25 रफली मान लो, 25 ट्रिलियन डॉलर की है, ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन में होते हैं 1,000 बिलियन। इतनी बड़ी जीडीपी है यूएस। उसके बाद 20 के आसपास है, 22 के आसपास है तुम्हारा चाइना, सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी। कहीं पे 20 भी लिखा होगा। इसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट अभी जर्मनी। जर्मनी है अप्रोक्स 4.8 और 5 ट्रिलियन के आसपास है जर्मनी। और उसके बाद है फोर्थ पे तुम्हारा आता है इंडिया, 4.4 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, कुछ भी मान लो, 4.5 ट्रिलियन के आसपास इंडिया। तो इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी दुनिया में, फोर्थ लार्जेस्ट है। सुपर पावर फील होता है आपको ये सुन के? हम्म। बच्चों फील होता है कि इंडिया इज अ सुपर पावर या इंडिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री? तो अभी तो फिलहाल नहीं। क्यों फील नहीं होता है? इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट कि इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी। यस। एंड फिफ्थ पे तुम्हारा आता है जापान। जापान। हाँ, अप्रोक्स हमारे बराबर ही है, 4.3 अभी कुछ भी मान लो। जापान को ही सरपास किया है ना इंडिया ने। हाँ, अभी जापान को ही सरपास किया है। ओके, नाउ देखो, अब वो तुम्हें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि यूएस की ये जो जीडीपी है, ये यूएस की जीडीपी डिवाइड होती है लगभग 35 करोड़ पॉपुलेशन में। चाइना की ये जीडीपी डिवाइड होती है 140 करोड़ लोगों में। जर्मनी की डिवाइड होती है 7 CR लोगों में, 7 करोड़ लोग। इमेजिन करो, 7 करोड़ लोग मिलके जो बिजनेस या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वैल्यू 5 ट्रिलियन है। और यहाँ पे हमारे देश के हैं 145 करोड़ लोग। 145 करोड़ लोग मिलके 4.4 ट्रिलियन की, यानी कि अप्रोक्स जब जर्मनी का एक व्यक्ति 20 टाइम मोर प्रोडक्टिव है देन इंडिया। तो तुम्हें समझ में आया ना वो अमीरी क्यों फील नहीं होती है? सर अमीरी मतलब इंडिया में ऐसा भी तो है ना कि जो हाउस होल्ड इनकम है, बेशक से फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी है, लेकिन हाउस होल्ड इनकम तो अभी भी कम है ना। नहीं नहीं, हाउस होल्ड, सुनो, मैंने यही तो बताया, 4 ट्रिलियन है। अब इसको तुम पर, एक और है, चलो सुनो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 35 करोड़ को इसकी टोटल जीडीपी से डिवाइड करोगे तो एक डेटा आता है पर कैपिटा इनकम। इसको आप मान के चलो एक व्यक्ति के हाथ में कितनी इनकम आ रही है, तो यूएस का वो $45,000 है। चाइना का भी मुझे लग रहा है $12,000 के आसपास है। जर्मनी का आई डू नॉट नो, बट जर्मनी का डेफिनेटली इतना ही होगा, 40,000 प्लस ही होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। बट इंडिया का वो सिर्फ 2,500 है। तो एक व्यक्ति के हिस्से में सिर्फ $2,500 की पर ईयर इनकम आ रही है। मतलब हर महीने सिर्फ $200 कमा रहे हैं हम। और अगर आप कंपैरिजन करते हो इसको विद अमेरिका, तो पता चलेगा अमेरिका का एक व्यक्ति ऑलमोस्ट, हम $200 कमा रहे हैं, वो आ, कितना, वो 15 कितना होगा, ये लगभग होगा 4,000 मान लो, लगभग वो 4,000 कमा रहा है, हमसे 18-19 टाइम ज्यादा कमा रहा है। तो प्रति व्यक्ति इनकम बहुत कम है। समझ में आया ना? तो अभी यस, ये बात ठीक है कि कंबाइंडली हम वर्ल्ड में वेट है, लेकिन वो जब इनकम को तुम डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो पॉपुलेशन बहुत है, एक इंडिविजुअल के हिस्से में बहुत कम कम इनकम आती है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस बच्चों, सर। है ना? तो पर कैपिटा इनकम इज बिट लो इन इंडिया, प्रति व्यक्ति आय इंडिया में कम। ठीक है, और जीडीपी, यानी कि और जीडीपी बड़ी होनी चाहिए तब थोड़ा सा कुछ होगा। एक होता है परचेजिंग पावर। अभी एक डिफरेंट नोशन है, पर फिर भी बताऊं, परचेजिंग पावर के हिसाब से सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना बन गई है शायद, फिर है यूएस, और फिर हम है इंडिया।
पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो हम लगभग $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है परचेजिंग पावर के हिसाब से। बट वर्ल्ड इसको ज्यादा वो करता है, मानता है, तो इसके हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। अब इंडिया, किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है हर साल। अगर आप देखेंगे कोई भी बड़ी कंट्री, या अगर आप देखेंगे कोई डेवलप कंट्री, उसका ग्रोथ रेट बहुत कम है। जापान का अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे ऑलमोस्ट नेगेटिव है। जापान 1998 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी था, इमेजिन करो 1998 में। तब से लेके अब तक जापान घटा ही है, तो जापान वहीं पे स्टैटिक है। जर्मनी भी देखोगे ग्रोथ रेट 4 से 5 के बीच में ही घूम रहा है। जर्मनी का ग्रोथ रेट 1% के आसपास है। यूएस का 2 के आसपास है, कभी 1 कभी 2। तो ये जो बड़े देश है ना, और जो डेवलप देश हैं, वो पीक पे पहुंच चुके हैं। फर्दर स्कोप नहीं है, रूम नहीं है बहुत ज्यादा ग्रो होने का। इंडिया जैसा देश या चाइना जैसा देश जो अभी डेवलपिंग है, वहां पे ग्रो होने का रूम बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे हमारा ग्रोथ रेट 7.2% है इस बार। दैट्स अ कमेंडेबल, मोर देन चाइना। चाइना का ग्रोथ रेट 6% के आसपास रह रहा है अभी। लेकिन अगर आप 2000 से कंपेयर करें 2015 तक, यू विल बी सरप्राइज, चाइना का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में था। 12-15% से चाइना ग्रो कर रहा है। अब चाइना थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन चाइना जब अपने पीक पे था बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। सो देयर इज दिस न्यूज की द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज 7.4%। इट्स अ लाइक गुड न्यूज फॉर इंडिया। चाइना से भी ज्यादा है हमारा ग्रोथ रेट। एक बार चलो, अभी तुम्हें समझ में आया तो एक मैं स्टेटमेंट सुन रहा था नीतीश कुमार की, पुराना है, न्यूज में था। उन्होंने बोला चाइना, सॉरी, बिहार, बिहार चाइना से भी आगे निकल गया है ग्रोथ रेट में। तो उन्होंने ऐसे बोला कि बिहार की जीडीपी का ग्रोथ रेट चाइना से भी आगे निकल गया है। तो साउंड ऐसा हुआ कि बिहार की जीडीपी चाइना से भी ज्यादा है। मैंने कहा ऐसी स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने जीडीपी नहीं बोला, उन्होंने बोला है जीडीपी का ग्रोथ रेट। तो उस समय बिहार 15-20% के रेट से ग्रो हो रहा था, ठीक है। तो चाइना का ग्रोथ रेट अभी कम है, बट चाइना का बेस भी तो बहुत बड़ा है ना। ये उसी तरीके की डिबेट हुई कि एक बंदा 5 लाख की सैलरी ले रहा है, वो कह रहा है मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 2% है। एक बंदा 20,000 की सैलरी ले रहा है और वो फ्लेक्स कर रहा है कि भाई मेरी इस बार सैलरी में इंक्रीमेंट 10% है। तो तुम्हारा 20,000 का 10% भी सिर्फ 2,000 होगा, क्योंकि बेस छोटा है। और 5 लाख का 2% भी तुम्हारा 10,000 रुपए होगा। समझ में आया। तो यूएस वगैरह का ग्रोथ रेट चाहे 2 या 1% है, लेकिन उनकी जीडीपी इतनी बड़ी है कि उसका 1-2% भी बहुत होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, ठीक है, sir. समझ में आया ना। ठीक है, तो ये 2-3 न्यूज थी। एडिटोरियल था, फिर ये कुछ कोई इतना अच्छा नहीं था। ये था 10 मिनट डिलीवरी को लेके थोड़ा सा है। और अब तुम सभी लोगों ने देखा होगा जेप्टो ने, मतलब ये भी जो फास्ट डिलीवरी है ना, ये भी थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हैं कि ठीक है, जरूरी नहीं है हर चीज को अब 10 मिनट में डिलीवर करो। जेप्टो ने आई गेस एक शेड्यूल का भी ऑप्शन लिया, लेके आ गया है कि देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट जो 10 मिनट में नहीं मिलेंगे, शेड्यूल है, आधे घंटे में मिलेंगे, 1 घंटे में मिलेंगे, या कल भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात सही है। कहीं ना कहीं हम ह्यूमन रिसोर्स पे स्ट्रेस तो डाल ही रहे हैं, ठीक है। अह, यार ये याद रखना, महादेव गडगिल ये बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे। और आप देखेंगे स्पेशली एक गडगिल फॉर्मूला है रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पे आप कितना, वेस्टर्न घाट आपको पता है किसको हम कहते हैं? हमारे, अगर आप इंडिया की जियोग्राफी पढ़ेंगे यू विल फाइंड, तो इंडिया में वेस्ट साइड में जो माउंटेन्स है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा, इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और इंडिया के जो ईस्ट साइड में माउंटेन्स है, इन्हें हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट पे डेवलपमेंट चल रहा था, उससे वहां की इकोलॉजी अफेक्ट हो रही थी, तो इन्होंने बड़ा अच्छा उसको लेके एक रिपोर्ट दी थी, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा था। बस याद रखना, एक माधव गेडगिल फॉर्मूला है एक, ठीक है ना। तभी देखो ना, इमेजिन करो कि एक द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर पे पूरा है इनके बारे में एक, है ना।
इन्होंने क्या क्या किया है, तो बड़ा अच्छा इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए इंडिया में कंट्रीब्यूशन है इनका। ठीक है, अगेन फिर यही था, ये उस दिन ममता बनर्जी ने पूरा वो निकाला, एक प्रोटेस्ट किया उसको लेके पूरा, अगले दिन भी न्यूज में यही था। उन्होंने बोला देखो ना, बंगाल सीएम जस्टिफाइज इंटरवेनिंग इन ईडी रेड ऑन आईपैक ऑफिस। तो जब आईपैक के ऑफिस में रेड हुई तो सीएम अपनी पुलिस को लेके चली गई, और कि जैसे उन्होंने बोला कि लाइक कंप्यूटर वगैरह थे वो अपने कंट्रोल में ले लिए, तो अब ये जस्टिफाई कर रही है उसे। ठीक है, वी डू नॉट नो इस पे क्या बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि says attempt were made to steal her party strategy, says central, okay, she says central agencies have been captured, they act as a political tool of BJP। ठीक है, there was a uh, सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट टू किसके लिए बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? सीबीआई के लिए। सीबीआई इज एक्टिंग एज अ केज पैरट, पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई, जो अपने मालिक जो बोलता है वो करता है। तो एजेंसीज का उनके पॉलिटिकल बॉस के बिहाफ पे एक्ट करना इज नॉट न्यू टू इंडिया। सो व्हाट रिफॉर्म यू नीड कि देयर हैज टू बी चेक एंड बैलेंसेस, सो दैट ये इन्फ्लुएंस में ना आ पाए। इट इज अ पॉलिटिकल फिनोमिना। कल को पावर में कोई और पार्टी रहेगी, दे ऑल्सो ट्राई टू, है ना, हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, बट देयर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, सो दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वो उसको हाईजैक और बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस ना कर पाए। ठीक है, अब ये चल रहा था, एक स्टेटमेंट ही थी, वही चल रहा है, यूएस कुछ बोलता रहता है, इंडिया के लोग रिबटल कर रहे हैं। कुछ नहीं था इस दिन। हाँ, एक ही न्यूज था, तालिबान ऑफिशियली ऑफिशियल्स टू टेक चार्ज ऑफ अफगान एम्बेसी। तो था क्या, पहले देयर वाज अ नेशनल गवर्नमेंट ऑफ तालिबान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अगर आप पढ़ेंगे तो अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी एस्टेब्लिश बाय यूएसए। तो यूएसए ने अफगानिस्तान से जैसे ही विड्रॉ किया, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और वहां पे पावर में आ गया तालिबान। अब तालिबान को इंडिया एक टेरर आउटफिट बोलती है, और वो अफगानिस्तान की पावर में है, और हमने उसको लेजिटिमेट पावर ही डिक्लेयर नहीं किया है। तो हुआ क्या, जो इंडिया में एम्बेसी थी उसमें कुछ ऑफिशियल्स थे। अब उन्होंने बोला, जो इंडिया में ऑफिशियल्स बैठे थे, कि हम जिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं रही है। उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे या तो वो भाग गए हैं या तालिबान के साथ मिल गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, और ये जो इंडिया में एम्बेसी थी ये बंद हो गई। इसके बाद धीरे धीरे करके सिचुएशन इंप्रूव हुई। भारत ने तालिबान के साथ बातचीत भी की, इनफॉर्मल बातचीत की, ट्रैक 1.5 इसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। एंड फाइनली ये लगा कि इंडिया थोड़ा बातचीत बढ़ा रहा है, और उसके बाद आई गेस 2-3 महीने पहले तुम सभी लोगों ने देखा होगा कि देयर वाज अ विजिट फ्रॉम तालिबान फॉरेन एक्शन अफेयर मिनिस्टर जो इंडिया में आए। यू आई गेस आप सभी लोगों ने देखा होगा ना, देयर वाज अ ये कंट्रोवर्सी की वुमेन जर्नलिस्ट को उन्होंने अलाउ नहीं किया, याद है नहीं है? यस सर। हाँ, फिर उसके बाद यस सर। वुमेन जर्नलिस्ट के साथ एक पिक्चर आई, जो भी था। तो अब क्या है, अब तालिबान के ऑफिशियल्स जो इंडिया में एम्बेसी है, अफगानिस्तान एम्बेसी, उसका चार्ज लेने वाले हैं। ठीक है, सही न्यूज है। तो हमारे इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, होने चाहिए जो। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान इज अ वेरी की प्लेयर। इसके बाद में और कुछ नहीं था, ये सारा ज्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगेन सारा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये रहा ना। ये वाली न्यूज आप 1 मिनट के लिए पढ़िए, 1 मिनट के लिए वाली आप न्यूज पढ़िए।
सो पढ़ा ही आप लोगों ने न्यूज? हेलो? हेलो? Yes, sir, I'm reading. ठीक है ना, ये बस वही था। फर्स्ट तालिबान अपॉइंटेड डिप्लोमेट अराइव्ड इन इंडिया, ठीक है, उसी को लेके बोला था ना। इंडिया हैज इम्प्रूव टाइज विद तालिबान आफ्टर री एस्टेब्लिशिंग अ टेक्निकल मिशन इन काबुल इन, ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है। देखो अभी है ना, अभी आपको है ना, एक में अंडरस्टैंडिंग वाली करंट अफेयर्स करा रहे हैं ताकि थोड़ी समझ डेवलप हो। देन फैक्ट्स वाली एग्जाम से बिल्कुल पास में फैक्ट्स वाली भी क्लास रखेंगे जहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स है, क्योंकि क्वेश्चन फैक्ट्स पे अच्छे खासे आते हैं। अभी ये मिक्स चल रहा है। शाह लॉन्चेस, ठीक है, डेटाबेस जाने दो, वैसे ही अब इसमें कुछ नहीं है। ये मुझे बहुत सारी इसमें से है ना डिलीट करना था, कर नहीं पाया मैं। चलो इसको देखते हैं, ये आपका 10 जनवरी का सैटरडे का। अगेन ममता बनर्जी वाला ही चल रहा है, यूएस की टॉक की है। 11 का देखता हूँ मैं। ये बटन थे। Excuse me, sir. या Sir, एक डाउट था बताइए। कि ईडी डिसाइड कैसे करती है कि हमें किस पे और कब रेट करना है? सॉरी? How does the ED decide that whom and when do we have to rate someone or any व्हाट इज organization? द ईडी कैसे डिसाइड करती है? सो ईडी में लोग हैं, सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, चेक एंड बैलेंसेस हैं। कुछ आया होगा उनके नॉलेज में, किसी और केस में कुछ आया होगा। कई बार केस बना भी लिए जाते हैं, कई बार कंप्लेंट्स आती हैं, कई बार डेटा आता है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिनसे पता चलता है। कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। अह, आइए चलो, ये है आपका, कब गया, संडे है ये, मंडे। आज डेट क्या है? आज मंडे है ना, हाँ, आज ही का न्यूज है, देखते हैं इसको। ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। यार घर से फोन आ रहा है बच्चों, 1 मिनट होल्ड करना। आइए चलो। सो ईरान को लेके है। शुड आई टेल यू कि इस मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है? मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी के बारे में आपको बताना है क्या? अच्छा, म्यूट कर रखा है मैंने, सॉरी। नहीं, अनम्यूट कर दिया। ठीक है। सो एक तो करंट अफेयर्स में ये याद रखना है आपको, इसरो इसरो मार्केट फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2026 PSLV C62, याद रखना है। नाउ व्हाट इज PSLV C62? तो आगे दिया भी होगा, अगर आगे नहीं भी दिया होगा। देयर इज दिस रॉकेट, और इस रॉकेट का पेलोड होता है सैटेलाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स इसका पेलोड होता है। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस रॉकेट, PSLV। और PSLV की ये C60 फ्लाइट है, ठीक है। तो ये PSLV एक रॉकेट है, ऐसे कई सारे रॉकेट हैं। एक और रॉकेट है इसका GSLV हो गया, PSLV हो गया, रॉकेट है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और इसके 60 फ्लाइट है। तो ये आपको याद रखना है करंट अफेयर्स में, PSLV की लेटेस्ट, ये वही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है।
अब हम इसरो की बात कर ही रहे हैं तो इसरो से रिलेटेड यू शुड नो 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। इसरो के मेन मिशन, इसरो का एक मेन मिशन था जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, चंद्रयान। चंद्रयान 1 इन्होंने लॉन्च किया था जब इन्होंने मून पे एक सैटेलाइट भेजी, ठीक है। ये पुराना है, 2008 वाला, ठीक है, ये जाने दो। एक हुआ चंद्रयान 2, यहां पे हम मून पे एक लैंडर भेजना चाहते थे, लैंड करना चाहते थे मून पे। लैंड क्या करेगा? एक लैंडर, एक मान लो एक 800-900 किलो का वो था, ये लैंडर था, लैंड करता है और इसमें से कुछ रोबोट निकल के थोड़ा सर्च करते, बट ये मिशन फेल हो गया। याद है आप सभी को? एक याद होगा, देयर वाज अ इमेज जहां पे मोदी जी जाते हैं और वो इसरो के चेयरमैन इमोशनल होते हैं और उनको थोड़ा सा, है ना, कंसोल करते हैं, है ना, ये बहुत वायरल हुई थी ड्यूरिंग कोविड। इसके बाद फिर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और चंद्रयान 3 सक्सीड। इंडिया एक ऐसा देश बना जो चांद पे लैंड कर चुका है। एस्ट्रोनॉट्स ने लैंड नहीं किया, लेकिन हमारी सैटेलाइट उसका लैंडर लैंड कर चुका था, ठीक है। तो चंद्रयान 3 एक तो मिशन हो गया चंद्रयान। एक हम और मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, गगनयान। गगनयान क्या है? हम अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं और ये अभी फ्यूचर प्रोजेक्शन है, कब हम करेंगे इसको, अलग अलग पार्ट में हम इसके मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो हमारा गगनयान मिशन है, इसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनमें से एक व्यक्ति यूएस के एक मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जा चुका है, सो दैट हमें ये पता तो चले कि जो लोग हमारे एस्ट्रोनॉट्स को एक एक्सपोजर तो मिले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने का अपने मिशन से पहले। इनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, अब तो इनको आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हो, ठीक है। तो गगनयान। एक और हमने मिशन लॉन्च किया है, आदित्य। आदित्य L1। आदित्य L1, दिस वाज अ मिशन टू स्टडी सन। सन को स्टडी करने के लिए ये मिशन हमने लॉन्च किया था। तो यू शुड नो आदित्य, यू शुड नो गगनयान, यू शुड नो चंद्रयान 3, ठीक है। गगनयान, चंद्रयान 3 बार बार न्यूज में आता रहता है, गगनयान आता रहता है, आदित्य। एक और है, इसरो की एक और अचीवमेंट है, इसरो ने एक नेविगेशन सिस्टम भी बनाया हुआ है। नेविगेशन सिस्टम, उसका नाम है नाविक। अभी आप और हम लोग जो नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज जीपीएस। जीपीएस हम यूज करते हैं ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये हमारा नहीं है, यूएस का है। इमेजिन करो जीपीएस बेस्ड कितनी सारी चीजें हैं। अगर कल को यूएस चाहे तो इसके सभी सिग्नल्स को यूएस बंद कर सकता है। तो हम अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और कर चुके हैं। हमने इसके लिए 8 सैटेलाइट की जरूरत थी, सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं और ये जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है नाविक। लेकिन अभी तुमने देखा होगा फोन में ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर जो स्मार्टफोन है दे आर कंपैटिबल विद जीपीएस। अभी नाविक के साथ ज्यादातर कंपैटिबल नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, हमने एक स्टार्ट तो किया, तो यू शुड नो नाविक। ठीक है, इसरो के बारे में आप सभी को पता है। और आपको एक और डेटा याद रखना है, 2020 में हमने अपने देश के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया। जैसे रिसेंटली आप सभी लोगों ने सुना होगा, हमने किसको ओपन किया है? रिसेंटली हमने न्यूक्लियर सेक्टर को ओपन किया है, ऐसे ही 2020 में हमने स्पेस सेक्टर को ओपन कर दिया था, ठीक है। अगेन ईरान को लेके है, अब जियो पॉलिटिक्स किस दिन अच्छा टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। फॉर दैट तुम्हें एक थोड़ा सा ट्रेलर दे देता हूं कि टिल टिल till 1979 Iran was the ally of America, and there was a tweet by Anand Ranganathan, and this is factually correct tha. There were women in Iran wearing bikini on beaches, and today's Iran, where women are like having hijab. So Iran was, you cannot imagine women wearing bikini in an Islamic country in 1960-70. So ईरान इतना लिबरल था।
1950s के बाद ईरान हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, बट जैसे मैंने आपको बताया एक चेंज होने का रेट होता है, दूसरा सोसाइटी कितना एब्जॉर्व करती है। तो वहां की सोसाइटी उस जो अमेरिकनाइजेशन था उसको अडॉप्ट नहीं कर पाई और अमेरिका के अगेंस्ट रिवॉल्ट हो गया, और वहां पे एक एंटाई अमेरिका गवर्नमेंट आ गई। मतलब वो गवर्नमेंट आई जो अमेरिका को गाली दे के पावर में आई थी। इसलिए ईरान ऑलवेज गोना टू हैव एंटाई अमेरिका स्टैंड। इसीलिए इस गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहता है, हटाना चाहता है अमेरिका। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से देखो कि ईरान की जो गवर्नमेंट है ना, ये जो अभी है, ये 1979 में पावर में आई थी बाय अब्यूजिंग अमेरिका। तो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के रहते हुए तो कभी ईरान और अमेरिका के अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते, और अमेरिका इन एनी फॉर्म वांट अ व्हाट आई से डोमिनेंस ओवर दिस कंट्री, और वो इसको हटा के ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए सारा प्लान उसी डायरेक्शन में है। इसलिए देखो इन्होंने क्या किया, ट्रम्प ने बोला हमारे पास क्या स्ट्राइक के ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन है ना प्रोटेस्ट कर रही है, तो वो लोग लिबरल लोग हैं, अब हम उनकी सपोर्ट में कुछ करेंगे। तो ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट प्रपोजेस, ठीक है, इंडियन आइडियल जाने दो। पूछे बेटा, कुछ पूछना चाहते हो तो। आप एनजीटी के बारे में बार बार सुनते हो, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आप इश्यूज हैं तो उनका मैंडेट एनजीटी के पास है। आप सभी लोगों ने ट्राइब्यूनल शब्द सुना होगा। तो ट्राइब्यूनल आर कोर्ट्स ओनली, बट इनका एक स्पेसिफिक डोमेन होता है, स्पेसिफिक डोमेन होता है, स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइज होते हैं। जैसे अगर आपका इनकम टैक्स का कोई मैटर है तो उसको आप अपील करोगे इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में। ठीक है, इस तरीके से एनवायरनमेंट का कोई है एनजीटी, क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है कोर्ट्स में बैठी हुई है, जुडिशरी हाई कोर्ट्स में, दे कैन नॉट बी स्पेशलाइज इन एवरी सब्जेक्ट। तो हमने कुछ स्पेशल टेक्निकल एरियाज के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल्स बनाई हुई। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे देखती है एनजीटी। कई बार आप सुनते होगे ना कि दिल्ली में कार्बन एनजीटी है, तो हाँ, एनजीटी इससे रिलेटेड काम करती है। इंडिया मूविंग अहेड विद, ठीक है, मोदी जी की स्टेटमेंट है। आफ्टर 22 असेंबली, यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं 2027 में, लास्ट इलेक्शन 2022 में थे। सो सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसकी तैयारी कर रही हैं। प्री बजट टॉक्स चल रहा है, अभी बजट प्रेजेंट होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ फेब, तो उसी को लेके तैयारियां चल रही हैं। सारा पॉलिटिकल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है इसमें। 35 years later, let's pick up threads of an incomplete 1991 story। तो 1991 आप सभी लोगों ने, मैंने आपको पढ़ाया होगा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत सारे एरिया में हमने रिफॉर्म किया, लेकिन कुछ एरिया बच गए। लाइक हमने अपने देश के लैंड को रिफॉर्म नहीं किया, हमने अपने देश के लेबर लॉज को रिफॉर्म नहीं किया, लैंड लेबर लॉज, एग्रीकल्चर को रिफॉर्म नहीं किया। आज भी हमारे एग्रीकल्चर का जो ट्रेडिंग सिस्टम है आज भी 1950s की तरह है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आए। यू विल बी सरप्राइज कि आज भी फार्मर बहुत सारे अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को नहीं बेच सकता, उसको मंडी में बेचना होता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ लिमिटेशंस। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी हमारे देश में इतना पेनिट्रेट नहीं किया। तो जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म थे वो तो हमने किया, जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म थे जहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है और पब्लिक को वो डे टू डे में अफेक्ट करते हैं, उनको कोई भी सरकार नहीं कर पाई, लाइक एग्रीकल्चर, लाइक लैंड, लाइक लेबर लॉज। तो अब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म हमें इन पे करना है। मोदी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लॉ पास किए, रिफॉर्म किया, बट फिर फार्मर की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स। तो सरकार ने उसको वापस ले लिया, सरकार उस डिसीजन को कंटिन्यू नहीं कर पाई। ठीक है, उसी को एक्सक्यूज मी लेके सर, या सर वो जो एक लॉ था, मतलब जब वो पास हुआ था उसको आपने एक स्पेसिफिक टर्म दिया था कि वो मतलब डिस्कस नहीं हुआ था।
उसको फार्मर लॉज बोलते हैं। 3 उसमें लॉ थे, एपेक मंडी से रिलेटेड था, एपेक नहीं, कुछ बोलते हैं उनको, याद नहीं आ रहा अभी। तो 3 लॉज थे, बड़ा कुछ बोला कि होगा, अब मुझे भी जब याद नहीं है। पार्लियामेंट में सेशन नहीं होता, नहीं वो तो सी होता ऑडियंस है। लॉ ओके था। ओके ओके, यस, तो देयर इज दिस। हाँ, मैंने एग्जांपल देके बताया था कि फार्म लॉ को, किसी भी लॉ को अगर आपको पास करना है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो प्रेसिडेंट कर सकता है। उस पावर को हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123। तो फार्म लॉ को मोदी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस से लाई थी, आ गए। उसके बाद पार्लियामेंट में डिबेट हुई, पास भी हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा पब्लिक में क्रिटिसिज्म हुआ, तो फिर वापस लेना पड़ा। ऑल्दो देर वॉज अ, अब क्योंकि मोस्टली पंजाब प्रोटेस्ट कर रहा था, सिख फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुझे याद है, कभी जाके देखना, देर वॉज अ हेड ऑफ अमूल, वो सरदार ही थे, तो उनका इंटरव्यू था कि दीज फार्म लॉज आर गुड फॉर फार्मर्स, प्लीज मानिए। लेकिन ठीक है, लोग माने नहीं, पॉपुलिज्म हावी हो गया। टास्क अहेड, बंगाल वाला ही चल रहा है, और कुछ करंट अफेयर्स में नया है नहीं। गोल्ड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, कुछ नहीं है आज तो। चलो बच्चों, आज के इसमें पेपर में कुछ नहीं है ऑलमोस्ट, पूरा अ, आज की वाली पीपीटी तैयार भी नहीं थी। चलो ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो पूछे, एनीथिंग, एनी, कोई भी, आप कोई भी एक टॉपिक आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, एनी टॉपिक सर, एक बार बताइए। वो जो सैटेलाइट वाला था, जो 65 समथिंग जो था। बट इसमें देख लेना, देखिए, इसरो के पास कई सारे रॉकेट्स हैं। इसरो के बारे में चलो थोड़ी सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक है SLV, का मतलब होता है सिंपल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमेशा आप न्यूज में देखते हो, P, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे जो हैवी है, हैवी का मतलब जो ज्यादा लोड ले जा सकता है, ज्यादा हाइट तक ले जा सकता है, वो है GSLV। GSLV, जी से शब्द है जियो स्टेशनरी। अच्छा, इसमें भी इनके भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं। मार्क 1 है, मार्क 2 है, मार्क 3 है, ठीक है। PSLV में भी होता है, एक होता है CA होता है, कोर एलॉन होता है, फिर किसी में 2 बूस्टर होते हैं। जाने दो, इतना टेक्निकली नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है, एक तो होता है GSLV, हैवी होता है, दूसरा होता है PSLV। एक अभी हम कोशिश कर रहे हैं छोटा रॉकेट बनाने की, क्योंकि PSLV क्या है ना, इसको तैयार होने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, और मिनिमम इसका लोड है कम से कम 1000-1200 kg की सैटेलाइट होनी चाहिए, 2 से 3 महीने भी लगते हैं। अब हम जब कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो कई बार हमारे पास कॉमर्शियल ऑर्डर्स आते हैं बाहर से सैटेलाइट लॉन्च कराने के, उसमें टाइम फ्रेम वो कम देते हैं, हमारे पास तो लंबा टाइम है, तो इसरो बिजनेस भी लूज करता है। इसलिए अब ये एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये क्या है ना, ये हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं जिसको आप 1 महीने के नोटिस में बना सकें, और ये 300-400 किलोमीटर की, 300-400 किलो की सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सके, SSLV। तो GSLV होता है, PSLV होता है, SLV होता है, और एक और है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा स्पेस एक्स बना चुका है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब इन सब की फ्लाइट बहुत सारी हो चुकी हैं, तो एक फ्लाइट का हमेशा नंबर आएगा यूनिक, C62, 63, कुछ भी आएगा, वो आपको याद रखना है। और उससे सैटेलाइट कौन सी लॉन्च करी, कई बार कोई हम इंपोर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो वो आपको नाम भी याद रखना है, ये फैक्चुअल रटने वाली एग्जाम में कभी आ जाता है कि GSLV, इसरो की PSLV C62 सैटेलाइट में हमने रॉकेट से हमने किस सैटेलाइट को लॉन्च किया, कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थोड़ा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, सर आज के लिए इतना ही। हाँ बताइए। सर करंट अफेयर्स में आप कैसे डिसाइड कर रहे हो क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है? मैं कैसे डिसाइड करता हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया आप न्यूज़पेपर में कुछ सेक्शंस आप स्किप करके आप हाँ बेटा, न्यूज़पेपर बेसिकली न्यूज़पेपर आर नॉट मेंट टू लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बने हैं। तो वी डील विद की एक्सपीरियंस से पता है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कुछ इशू बेस्ड आते हैं, कहीं पे हमारा जो जीके में पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है तो उसको हम थोड़ा समझा देते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है पीवाईक्यूज के बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो, दी अल्टीमेट किसी भी, मुझे नहीं, किसी भी टीचर को कैसे पता चला कि ये पढ़ना है? इट्स जस्ट पीवाईक्यूज। पहले साल में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और उसके बेसिस पे आप करते हो। हर एग्जाम में डिफरेंट टेस्ट से, वो डिफरेंट टेस्ट होता है क्वेश्चन पूछने का, तो उस तरीके से हम तैयारी करते हैं। ठीक है, अल्टीमेट गाइडिंग फिलोसफी फॉर एनी टीचर, एनी कंटेंट डेवलपर, कोई किताब बना रहा है, वो पीवाईक्यूज है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर। सो सर लाइक बस आपके क्लासेस अटेंड करना, विल दैट बी क्लासेस इनफ? अटेंड करना, आपको कुछ पीडीएफ मिलेंगी, दैट विल बी मोर देन इनफ। दैट विल बी ओके मोर देन इनफ का मतलब है कि तुम्हारे कंपटीशन में बच्चा को इतना ही पढ़ रहा है। जीके में यू ओके कैन नॉट नेवर बी श्योर कि सिर्फ इसी से क्वेश्चन आएंगे वाली स्टेटमेंट नहीं होती। अगर कोई ये स्टेटमेंट बोल रहा है, दैट इज फुलिश। ठीक है ना? बट ये है कि तो एक बच्चा जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एक गिविंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में इतना करंट अफेयर्स पढ़ लो तो तुम अच्छा परफॉर्म कर दोगे, रिलेटिवली अच्छा। ठीक है, ओके। सो आई हैव टू ओनली डिपेंड ऑन योर क्लास एंड योर मटेरियल हाँ जो आप पीडीएफ सेंड कर पीडीएफ रहे आपको मिलेंगी, बहुत सारी आपको पीडीएफ मिलेंगी, वो हो। आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग वाला भी है, बहुत रटना भी पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।